अब उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम एसओसी 615 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनल टर्म के लेक्चर नंबर 2 यानी लेसन नंबर 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स जो कि हमारे जो पिछला चैप्टर है उससे कनेक्टेड है। सबसे पहले वाइल्डनेस एज डिस्कर्सिव इन्वेंशन द बैक टू नेचर मूवमेंट इन अर्लियर 20th सेंचुरी अमेरिका। सबसे पहले वाइल्डनेस एज अ डिस्कर्सिव इन्वेंशन। सबसे पहले वाइल्डनेस क्या होती है, ठीक है। वाइल्डनेस का मतलब होता है ऐसी नेचुरल जगह जहाँ इंसानी सेटलमेंट कम हो, नेचर ज़्यादा हो, फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो और वाइल्ड एनिमल हो, ठीक है, जहाँ पे हम रह नहीं सकते। इसमें पुरानी सोच क्या थी, पहले के लोग ना वाइल्ड नेचर को थ्रेट समझते थे। यानी लोग कहते थे कि जंगल डेंजरस है, वाइल्ड एनिमल डेंजरस हैं और हम नेचर को कंट्रोल करना चाहिए, हमें नेचर को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन बाद में ये थिंकिंग चेंज हो गई। अब लोग कहते हैं कि नेचर जो सा है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, हमें नेचर के करीब जाना चाहिए। यानी यहाँ से बैक टू नेचर मूवमेंट स्टार्ट हुई। पहले लोग कहते थे कि नहीं ये वाइल्डनेस है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको डर लगता था वहाँ पे। अब लोग कहते हैं नेचर ब्यूटीफुल है, हमें उनके करीब जाना चाहिए, लोग अक्सर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैक टू नेचर मूवमेंट डेवलप हुई। बैक टू नेचर मूवमेंट वर्ल्ड वार 1 के बाद अमेरिका में लोगों नेचर की तरफ वापस जाना चले गए, ठीक है, वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इस मूवमेंट को वाइल्डनेस कल्ट भी कहा गया है, ठीक है। बैक टू नेचर है ना, उसको वाइल्डनेस कल्ट भी कहा गया है। इस मूवमेंट में क्या एक्टिविटीज़ शामिल थी, समर कैंप शामिल थे, वाइल्डनेस नोवेल शामिल थे, कंट्री क्लब्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है, पब्लिक पार्क्स, बॉय स्कॉट्स। यानी आज लोग कैंपिंग करते हैं, माउंटेन्स पर हाइकिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिजॉर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। ये सब बैक टू नेचर थिंकिंग की एग्जांपल हैं। पहले लोग क्या करते थे कि वाइल्ड नेचर है यानी डेंजर है। अब बाद में लोगों की थिंकिंग चेंज होगी, वो कहते हैं कि ये वाइल्ड नेचर जो है वो ब्यूटीफुल है, एडवेंचरस है और पीसफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजी डिस्कोर्स आता है। अब हम सेकंड मेजर इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स पर आते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप। यहाँ पे बात गौर करने वाली है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके उनके फिज़िकल इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप। फॉरेस्ट इकोलॉजी, ट्रीज़, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, सोयल, वाटर, सनलाइट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दरख्त जो से हैं वो काटे जाएंगे तो क्या होगा, जो परिंदे हैं वो उनके घर भी ख़राब होंगे, एनिमल्स इफ़ेक्ट होंगे जो अंदर रहते हैं, सोयल इरोजन होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यानी इकोसिस्टम में हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ट्रीज़ काटेंगे या ज़्यादा ट्रीज़ काटेंगे तो उससे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, परिंदों के घर जा रहे हैं, ठीक है, एनिमल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सोयल इरोजन हो रही है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी इकोसिस्टम में हर चीज़ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप का स्टडी है, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लें, पाउंड इमेजिन कर लें, ठीक है, जिसमें मछली है, मछली पानी में रहती है, ठीक है, वो क्या खाती है, प्लांट्स खाती है, फ़िश को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स वगैरह। दोबारा से एग्जाम्पल देती हूँ। मछली जो सिर्फ पानी में रहती है, पानी के अंदर ना आपके पौधे होते हैं, वो पौधे मछलियों को ऑक्सीजन देते हैं। अब वो पौधे कैसे पैदा होते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह होती है, सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट उनको ग्रो करने में हेल्प आउट करती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं। ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लीमेंट्स है, ठीक है, ने इकोलॉजी और सोशोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप को हाईलाइट किया 1905 में, ठीक है। उसने
इकोलॉजी और सोशोलॉजी के जो रिलेशनशिप है उसको हाईलाइट किया। जैसे इकोलॉजी एनिमल और प्लांट के रिलेशनशिप को स्टडी करती है, और दोबारा रिपीट करिए, इकोलॉजी हमारी एनिमल और प्लांट के रिलेशन को स्टडी करती है। इसी तरह हमारी सोशोलॉजी है वो सोसाइटी और ह्यूमन के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ठीक है, तो उसने क्लाइमेट ने ऑब्जर्व किया कि इकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल जस्टिस डिस्कोर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या है? इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब है हर पर्सन को क्लीन, सेफ और हेल्थी इन्वायरमेंट का इक्वल राइट मिलना चाहिए। इन्वायरमेंटल जस्टिस डिस्कोर्स, इन्वायरमेंटल जस्टिस आपको क्या पता लग रहा है कि हर इंसान को क्लीन, सेफ और हेल्थी इन्वायरमेंट इक्वली मिलना चाहिए। इसमें किसी के साथ डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे रेस का, कलर का, नेशनल ओरिजिन का, बैकग्राउंड का, हर किसी। ठीक है, अगर किसी रिच एरिया में क्लीन एरिया हो लेकिन पुअर एरिया के पास फैक्ट्री हो, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल हो, केमिकल पोल्यूशन हो, तो ये सब इन्वायरमेंटल इनजस्टिस है कि लाइट लोग सब चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल नहीं है, केमिकल पोल्यूशन नहीं है, वो नेचर को इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं और बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं और उनके एरिया में फैक्ट्री भी है, फिर वहाँ पे मसला होता है। ठीक है, वहाँ पे फिर ये जो डिफरेंसेस है ना कि उनके साथ जो पुअर लोग हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और जो एलाइट लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंटल इनजस्टिस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस डिस्कोर्स, इन्वायरमेंटल जस्टिस डिमांड करती है कि लोगों को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग है, टॉक्सिक वेस्ट है, पोल्यूशन है, हार्मफुल वेस्ट डिपोजल है। किसी कम्युनिटी के पास टॉक्सिक केमिकल वेस्ट डंप करना गलत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। ठीक है, उनके लिए मसला हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल जस्टिस का सिंपल मतलब ये है कि फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वल आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एरिया हो, और पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन इसलिए कि गवर्नमेंट को सब के लिए इक्वल रूल बनाने चाहिए, फेयरनेस मतलब फेयर रूल बनाने चाहिए। इमर्जेंस एंड ग्रोथ इन इन्वायरमेंट सोशोलॉजी, इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी की एक सब फील्ड है। सबसे बड़ी फील्ड हमारी सोशोलॉजी की है, ये सारे सोशोलॉजी वाले रिलेट करेंगे इस बात से। उसके आगे जो हमारी सब फील्ड है वो इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी है, और भी बहुत सारी सोशोलॉजी की सब फील्ड है, जिसमें अभी हम इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो सब फील्ड है वो यहाँ पे इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी है। ये सोसाइटी और इन्वायरमेंट के रिलेशन का स्टडी है। ठीक है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के रिलेशन का स्टडी है। कब इमर्ज हुई? इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी लेट 1970 में एक सेपरेट फील्ड के तौर पर डेवलप हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो था 1960 के इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड था। इस फील्ड का मेन फोकस है सोसाइटी और इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी। इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी क्या स्टडी करती है? वो ये देखती है एमरजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी। इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? वो ये देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज कर रही है, सोसाइटी पोल्यूशन क्यों क्रिएट करती है, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पेक्ट होता है। अगर एक फैक्ट्री दरिया में वेस्ट मटेरियल जो है वो फेंक रहा है और इन्वायरमेंट सोशोलॉजी पूछेगी जाके उसके कि फैक्ट्री ओनर ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्यों उसको मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन वीक क्यों है इतनी कि उसने अलाउ कर दिया किसी फैक्ट्री को कि आप दरिया में फेंक लो अपना वेस्ट मटेरियल। क्यों एक्शन नहीं लिया गया? लोकल पीपल प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर वहाँ पे दरिया पे अगर वेस्ट मटीरियल डाला जा रहा है फैक्ट्री का, तो जाहिर सी बात है दरिया पोल्यूटेड हो गया है, स्मेल आ रही है, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही। ठीक है, ये इन्वायरमेंट सोशोलॉजी पूछ सकता है जाके। पुअर कम्युनिटीज़ ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो रही है।
ठीक है। यानी इन्वायरमेंट सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करता बल्कि पोल्यूशन के सोशल कॉजेज़ को भी स्टडी करता है, ठीक है। ये मैंने ऑलमोस्ट सारा आपको बता दिया है। अच्छा, मैं ना आपको सिंपली सारा ही बताती जाऊंगी क्योंकि मेरे लिए एक एक पॉइंट रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको सारा एक ही दफ़ा में बता दूंगी। ओके, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है डिस्कोर्स एंड पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन का स्टडी करना, ठीक है। एक जो सा है जंगल वो काटे जा रहा है, तो क्या पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या देखेगी, गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दी है। पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या देखेगी, गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दी है ये फॉरेस्ट क्यों काटने की, कंपनी को, और जो कंपनी काट रही है या कंपनी बनाने के लिए कोई काट रहा है जंगल को, तो कंपनी को इकोनॉमी बेनिफिट क्या है, ठीक है। लोकल पीपल को क्या लॉस हो रहा है वहाँ पे फैक्ट्री बनने का, पावर किसके पास है, इन्वायरमेंटल लॉज कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सपोज एक माइनिंग कंपनी माउंटेन से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर गवर्नमेंट परमिशन है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर जो सा है हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट है। सोशल फैक्टर है लोकल पीपल डिस्प्लेसमेंट है कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इर्द गिर्द जाना पड़ेगा, या फिर वो अगर पहाड़ों में रहते हैं तो उनको कहीं मूव करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने माइनिंग करनी है। सोशल फैक्टर ये हो गया। यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे ये होगा कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन सब को अगर मिलाया जाए तो ये पॉलिटिकल इकोलॉजी है। पॉलिटिकल इकोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को पॉलिटिकल और पावर पर्सपेक्टिव से देखती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कोर्स और इकोलॉजी आ गया। डिस्कोर्स इकोलॉजी का मतलब है कि डिफरेंट डिस्कोर्स का स्टडी करना और देखना कि ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर क्या इम्पेक्ट डालता है। अगर गवर्नमेंट कहती है फॉरेस्ट सिर्फ टिम्बर का सोर्स है तो ये डिस्कोर्स फॉरेस्ट कटिंग को इनकरेज करेगा, लेकिन अगर अगर इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं फॉरेस्ट एनिमल क्लाइमेट और ह्यूमन के लिए एसेंट्रल है, तो ये डिस्कोर्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा। यानी हम देखते हैं कि लोग किस लैंग्वेज और आइडिया के थ्रू इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उन आइडिया के इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इकोलिंग्विस्टिक या इकोलॉजी लिंग्विस्टिक, ठीक है, 1990 में इमर्ज हुई थी। ये लैंग्वेज को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। अगर हम नेचर को बार बार नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, इकोनॉमिक एसेट्स कहते हैं तो हम नेचर को मेनली ह्यूमन यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि लिविंग इकोसिस्टम, होम ऑफ एनिमल्स, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, तो हम नेचर को लिविंग सिस्टम समझते हैं। इसके बाद भी एक पॉइंट है इको लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज सिर्फ सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं होती, लैंग्वेज का रिलेशन हमारी सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों से होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और मैं इसलिए ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेनली दो लाइनों के जो हैं वो पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है, आप उसको रिलेट कर सको, तो इसलिए ये थोड़ा डिटेल में हो गया। बाकी आपके चैप्टर छोटे छोटे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।